वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। मैं महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। साथियों, आज मैं साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूं, सेल, कोशिका। तो आइए शुरुआत करते हैं हम साइंस के नए टॉपिक से। तो देखिएगा, ये हमारी एक पादप कोशिका का चित्र है जिसमें आपको कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो बाहर है, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है बाहर का लेयर, ये दो लेयर में बनी होती है। ये पादप कोशिका जो है वो दो लेयर में बनी होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर को आउटर मेम्ब्रेन और इनर लेयर को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो बाहर का ये लेयर है ये सेल्यूलोज का बना होता है। तो एक मैं थोड़ा सा इसका बेस बता दूं आपको। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा पहचानना सीखते हैं। ये जो हरे कलर का है, हरे कलर का है, इसे कहते हैं हम क्या, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, जिसे कहते हैं हरित लवक, हिंदी में कहते हैं हरित लवक। और ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसमें मतलब टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं हैं, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पादप कोशिका ही ऐसी कोशिका है जिसमें दोनों चीजें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है और साथ में हरित लवक भी पाया जाता है। लेकिन जो ह्यूमन सेल होती है, मानव कोशिका जो होती है या जंतु कोशिका जो होती है, उसमें क्या होता है, आपका हरित लवक नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता भैया? जितने भी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक के द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। लेकिन जो जितने भी जंतु हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं थोड़ी ना करते हैं। वो तो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं पादपों पे या अन्य जीवों पे, है ना। वो हम जैसे कि क्या करते हैं, पौधे वगैरह अन्न वगैरह खाते हैं या दूसरे जीवों को खाते हैं। तो इस तरीके से जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो ये बात हमको समझनी होगी। देखिए, इसके बाद है ये कहते हैं इसको आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी क्या होता है, इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा इनको समझ लीजिए। ये वैक्यूल होती है, खाली जगह, ठीक है। इसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके बाद ये होता है केंद्रक, और इसमें देखिए छोटे छोटे छिद्र हैं। ये क्या करते हैं, ये छिद्र मतलब जो है आदान प्रदान होता है। जैसे कि ये केंद्रक मतलब जो है, इसमें जो भरा होगा वो केंद्रक द्रव होगा और यहाँ पर कोशिका द्रव्य है। तो जो चीज़ इनको यहाँ से चाहिए होगी वो यहाँ से ले लेते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे की चीज़ों का, यानी पोर्स के माध्यम से, यानी कि छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इसके अंदर ये केंद्रिका पाई जाती है। इसमें बहुत सारी ये टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं गुणसूत्र या केंद्रक जालिका, ठीक है, ये पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा कि कोशिका को जीवन का आधार क्यों कहा जाता है। ये आप वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। आप खुद इस सवाल का जवाब देंगे कि मतलब जो है कोशिका को जीवन का आधार क्यों कहा जाता है। तो देखिएगा, हम कोशिका को जीवन का आधार मानते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। हाँ, कोशिका जो है देखिएगा हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनता है हमारा अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर बनता है हमारा शरीर। तो इसको जीवन का आधार मानते हैं। कोशिका भित्ति जो कि केवल पौधों में पाई जाती है, यह कोशिका की बाह्य आघातों से रक्षा करती है। यानी कि बाहर कोई अगर चोट या मतलब जो है कोई टकराव होता है तो उससे ये रक्षा करती है कोशिका की। आइए अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ये कोशिका का है, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिएगा, ये इस तरीके का वास्तविक कोशिका है, एक थैली नुमा संरचना होती है। तो ये कोशिका के बारे में हमने जान ही लिया है कि कोशिका में क्या होता है, हर चीज़ पाई जाती है। देखिएगा, ये वहाँ पर पोर्स मतलब जो है नहीं दिख रहे थे, यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियरली दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो संरचना फैली हुई है इसके अंदर चारों ओर, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका गोल्जी काय है,
ये आपका रिक्तिका है जिसे वैक्यूल कहते हैं। तो अब इनकी खोज के बारे में बात कर लें। तो आइए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि किसकी खोज किसने की है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये पूरी कोशिका थी। वो क्या करते थे, एक कॉर्क का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने उसमें देखा कि जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचनाएं हैं। तो उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने फिर इसको मतलब जो है कोटरों को नाम दिया क्या, कोशिका। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। ये तो पूरी कोशिका की खोज की। इसके बाद ये है केंद्रक। ये केंद्रक है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये केंद्रक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी पाया जाता है, यानी कि एक मेन सेंटर, वही एक घर होता है जहाँ पर एक सेंटर, एक यानी बेडरूम होता है जहाँ पर आप सब लोग रहते हो, यानी मुख्य कार्य का संचालन यहीं से होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट यही है। इसके बाद कोशिका सिद्धांत, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका किस बेस पे काम करती है, क्या डीएनए है, क्या आरएनए है, ये सब इन्होंने बताया है स्लाइडेन एंड श्वान ने। इसके बाद है गोल्जी काय, जैसा कि मैंने ये बताया था गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। अगला है केंद्रिका, ये है अंदर की केंद्रक, केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका है, यानी कि छोटी सी जगह है। इसकी खोज की थी फोंटाना ने, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। इसके बाद आता है इसी के अंदर मतलब जो है एक जाल बना रहता है, मतलब बहुत मतलब जो है सघन जाल होता है जिसे कहते हैं गुणसूत्र जालिका। तो इसका अध्ययन किया था किसने, गुणसूत्र का अध्ययन किया था बाल्देयर ने। इसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट की जो खोज की थी वो सिम्सर ने की थी। तो जो शिम्पर थे उन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बाद आता है राइबोसोम, ये छोटी छोटी संरचनाएं हैं, देखिए राइबोसोम। और ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ, तो इसमें दिया भी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ पे क्या होता है, जो उसका मतलब खुरदरापन होता है वो केवल राइबोसोम के कारण होता है, उस पर राइबोसोम लगे रहते हैं। इसके बाद होता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है देखिएगा, देखिएगा लाइसोसोम क्या होते हैं हमारे। लाइसोसोम एक ऐसी संरचना होती है, यहाँ पर इसको दिखाया नहीं गया है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका कूड़ा कचरा है वो कोशिका का उसी में जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज की थी किसने, डी दवे ने। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जानते ही हैं, जहाँ पर हमारा जो है भोजन का क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको एटीपी में बदला जाता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज की थी अल्टमान ने। अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज की थी बाबेरी ने। कोशिका विभाजन के समय ये हमें दिखाई पड़ता है सेंट्रोसोम, तो इसकी खोज की थी टी बाबेरी ने। चलिए अब आगे बात करते हैं एक एक करके इन कोशिकांगों का, यानी कि ये कोशिका है और उसके अंदर ये छोटे छोटे जो पाए जा रहे हैं उसके कोशिकांग हैं, तो उनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये कैप्सूल जैसी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमान ने की थी, मैंने अभी बताया था। तो देखिएगा इसमें कुछ चीज़ें हैं, पूछता है जैसे ये आपको उंगली सी धसी संरचना अंदर दिख रही है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। ये भी दो लेयर में बनी रहती है माइटोकॉन्ड्रिया, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर ये लाल रंग की चीज़ दिख रही है, ये लाल रंग की चीज़ है डीएनए। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए पाया जाता है कि डीएनए पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मात्रा में राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और ये जो फ्लड भरा हुआ है जैसे कि ये देख रहे हो नीले कलर का, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। अब करता क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है देखिएगा,
हमारे शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। आप जानते हैं पाचन कहाँ होता है, पूरा पाचन तंत्र आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा। पाचन होता है जैसे कि हमारा पाचन तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमने भोजन को चबाया, आपने देखा कि हम रोटी चबाते हैं, कुछ समय तक चबाते रहे तो हमें मीठी लगने लगती है, तो हमारे जो लार होती है उसमें पाया जाता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन का काम है कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, तो इसी कारण हमको क्या करते लगती है, जो मतलब जो है रोटी है वो कुछ समय बाद चबाने पर मीठी लगने लगती है। ठीक है, अब ये गया सीधा कहाँ आपका, आइसोफेगस के द्वारा, यानी कि ग्रास नली के द्वारा सीधा गया आपका स्टमक में, पेट में गया। पेट में आपका आमाशय है, आमाशय में क्या निकलता है, आपका लिक्विड निकलता है, एसिड HCl। वो क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जितने भी वायरस हैं या बैक्टीरियाज हैं उनको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। भोजन को पूरा क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। इसके बाद भोजन क्या होता है, पूरा एसिडिक यानी लुप्ती की तरह बन जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का होता है अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। जो छोटी आंत में देखिएगा एक मतलब संरचनाएं होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे रूमे टाइप के होते हैं, इनकी जैसी संरचनाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, भोजन को, पचे हुए भोजन से आवश्यक जो तत्व हैं उनको शरीर को देने के लिए उन्हें अवशोषित करती है। तो वो अवशोषित होते हैं, अवशोषित होकर कहाँ पहुँचते हैं, ब्लड में। ठीक है, अब ये ब्लड में पहुँच गए। ब्लड में पहुँचने के बाद कोशिकाओं में पहुँचते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो कोशिकाओं को ही है। कोशिकाएं सारा के सारा कार्य करती हैं। कोशिकाएं, अब कोशिकाओं में इसका कार्य अब आया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रूप में जो चीज़ आई है, जैसे घर में भोजन पकता है, अब भोजन हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब कोशिकाओं को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं हमारे शरीर को और कोशिका को। जो ग्लूकोज आया है उसे ये दहन करके ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं, कहाँ पहुँचती है, यहीं पहुँचती है भाई। ऑक्सीजन की सहायता, जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ आग जलेगी, तो आग जलने के बाद क्या निकलेगी, CO2। इसीलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ज़्यादा छोड़ते हैं। एक रिसर्च में भी निकला हुआ है, उसकी मात्रा हमने बताई भी है किसी शायद वीडियो में, आप देखेंगे तो। ये देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि ग्लूकोज का दहन हुआ किसके रूप में, आपका ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। इसका मुख्य काम क्या है कि हमको क्या करना है, कोशिका को कार्य करने के लिए पावर देना, भोजन बना के उनको देना ATP के रूप में, जिससे वो क्या कर सकें, अपना काम कर सकें, एनर्जी उसको मिलती रहे। ठीक है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। देखिएगा, इसका मुख्य कार्य ब्लड के द्वारा लाए हुए अवशोषित ग्लूकोज का दहन करना तथा कोशिकीय व अन्य कार्यों के लिए ATP में बदलना। ठीक है, तो ये रही आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करते हैं, अगला कोशिकांग है हमारा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवण। देखिएगा, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जो पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। देखिएगा, ये भी 2 लेयर होते हैं इसमें, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो सिक्के जैसी संरचना होती है पूरी, इस एक संरचना को हम कहते हैं ग्रेनम, यानी कि स्टक ऑफ थैलेकॉइड। ये एक जो ऊपर सिक्का उठा लो आप, इसमें से कई सिक्कों की संख्या में से एक सिक्का उठा लो, उसे कहते हैं हम थैलेकॉइड। इसी एक सिक्के में 230 अणु होते हैं क्लोरोफिल के, समझ सकते हैं आप। एक सिक्के में 230 अणु हैं क्लोरोफिल के। और पता है आपको एक खास बात बताऊं, क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर लिक्विड भरा होता है। ठीक है, खाली जगह लिक्विड भरा होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। ये क्या करती है, ये प्रकाश संश्लेषण की अब क्रिया जो होती है पौधे में, वो इन्हीं के कारण होती है, इन्हीं क्लोरोफिल के कारण।
आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो आप मतलब जो है कक्षा 6 या 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है, वो भी इस ग्रेनम के अंदर पाए जाने वाले थाइलोकॉइड में होती है। ये आप समझ गए। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इसे क्या कहते हैं। कोशिका का रसोई घर कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ रसोई घर होता है, इसी तरीके से कोशिका का रसोई घर होता है, यानी कि यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है। ठीक है। तो कोशिका का रसोई घर केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, Mg धातु के अलावा कैरोटीन, पत्तियों का पीलापन, यानी कि पत्तियों का पीलापन जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, वो इसी में होता है। ठीक है। वह जेंटोफिल भी पाए जाते हैं। तो आप समझ गए हरित लवक के बारे में। अगली बात करते हैं अगला कोशिकांग है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया था आपको। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि ये है, यहाँ पर क्या होता है बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरा कैसा है? रफ यानी खुरदरा है। इस पर देखिएगा ये राइबोसोम लगे हुए हैं। ठीक है। तो अब इनकी बात करते हैं। तो इनके बारे में तो हमने जान ही लिया है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका सर्वप्रथम क्या हुआ था, इनको देखा गया था 1945 में। कीथ आर पोर्टर थे और अल्बर्ट क्राउड और अर्नेस्ट एफ फूलम ने देखा था इनको। ठीक है। अब इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनका क्या काम होता है ये देखिएगा। ये हमारा केंद्रक है, हमने भी केंद्रक के बारे में चर्चा की थी। तो ये जो है केंद्रक है, इसके चारों तरफ ये चीज़ें फैली रहती हैं। तो अब देखिएगा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका प्रमुख कार्य उन सभी वसाओं प्रोटीन का संश्लेषण करना है जो विभिन्न कोशिका झिल्लियों अथवा केंद्रक झिल्ली। देखिएगा आपने अभी पढ़ा था इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, मैंने बताया था। तो वो होती हैं झिल्लियाँ, हिंदी में कहते हैं उन्हें झिल्लियाँ। उनके निर्माण में क्या होता है, ज़रूरत होती है किसकी? प्रोटीन की। ठीक है। और बस लिपिड की। जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं, लिपिड मतलब वसा, इनकी ज़रूरत होती है इन झिल्लियों के निर्माण में। तो इनका मतलब जो अगर टूट फूट जाती हैं तो मतलब जो है वहाँ पर क्या होता है, ये नया परत बनाते हैं। तो ये इनका कार्य रहता है किसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब यहाँ पर चूंकि राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम का मुख्य काम यही होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, क्योंकि एक अनुवादन क्रिया होती है जिसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन, उसमें ये भाग लेता है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं लगे रहते हैं। देखो इसमें कोई कहीं पर भी राइबोसोम लगे हुए नहीं लगे हुए। ठीक है। तो ये मतलब जो है इनका मुख्य कार्य है लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण। अब अगले कोशिकांग की बात करते हैं। अगला मतलब जो है कोशिकांग है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो देखिएगा इनका थोड़ा सा संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है, जैसा कि अभी हमने पहले वाला पढ़ा था। ये कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। ये पराक्सीसोम के निर्माण में मदद करते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का बनाने में सहायता करते हैं। तो देखिएगा कोशिका विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है। ठीक है। एक लैंगिक कोशिका विभाजन और एक अलैंगिक कोशिका विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस। तो इसमें क्या करता है, जब कोशिकाएं दो भागों में बढ़ती हैं तब ये बीच में एक प्लेट का काम करता है। अब अगला है, ये बहुत ही बढ़िया है, क्या है? लाइसोसोम। ठीक है। इसके बारे में हमने जो है चर्चा नहीं की थी ज़्यादा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखिएगा कोशिका का संपूर्ण कूड़ा कचरा, जैसे हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है, इसी तरीके से कोशिका में भाई आप काम करोगे तो कूड़ा कचरा होगा।
जब कोशिका भी काम करती है भाई, कोशिका भी काम करती है, बहुत सारे काम करती है, ट्रांसफर आरएनए का बनाना, मैसेंजर आरएनए का बनाना, मतलब जो है भोजन बनाना, इसके बाद उसको पचाना, ये सारे का सारा काम यानी कि एक घर में जो एक जीव करता है वो सारे के सारे काम एक कोशिका में सभी जगह होते हैं। इसीलिए क्या होता है, कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है भाई। समझ आ रहा होगा ना धीरे धीरे, है ना। हमारे घर में भोजन बनता है तो कोशिका में भी भोजन बनता है। हमारे घर में कूड़ा कचरा होता है, कोशिका में भी कूड़ा कचरा होता है, ठीक है। तो इसी के लिए सबसे छोटी जीवन की इकाई कोशिका को कहा जाता है। अब देखिएगा, कभी कभी कोशिका में क्या हो जाता है, कुछ वायरस वगैरह या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो मतलब जो घातक होते हैं हमारी कोशिका के लिए, वो उसको हानि पहुंचाने के लिए उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। मान लीजिए कोई अपचय यानी मेटाबॉलिज्म कोई दिक्कत हो गई, तो क्या होता है, ये उस कोशिका को क्या कर जाता है, नष्ट कर देता है। यानी कि ये जो है फट जाता है, और फटने के कारण पूरी कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिएगा, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण ये फट जाती है और इसमें मौजूद एंजाइम कोशिका का पाचन कर देता है। ये अंतःकोशिकीय पदार्थों और अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका की सफाई करता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, ये है, इससे कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम दो तरीके का होता है, एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और एक जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता क्या है, जो आपके एक कोशिकीय जीव हैं उन्हें कहते हैं, उसमें जो कोशिका पाई जाती है वो होती है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं या जीव हैं, उनमें क्या होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम की खोज आप जानते ही हैं, जॉर्ज पेलाडे ने की थी। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम ये प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना, यानी कि ट्रांसलेशन की अब क्रिया होती है उसमें क्या करना, भाग लेना, ठीक है। इसलिए इन्हें सेल का इंजन या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो आपका राइबोसोम है, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब ये लास्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे ये है, इसे कहते हैं केंद्रक, ठीक है। ये पूरा केंद्रक और ये जगह जगह खुली जो संरचना है, इससे जो है ये पोर्स होते हैं, यानी कि छिद्र, ठीक है। इसके द्वारा जो आपका केंद्रक द्रव्य है वो बाहर जाता है और जो कोशिका द्रव्य है वो अंदर जाता है। तो ये आदान प्रदान होता है केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य का। अब ये देखो, जो रस्सी जैसी पूरी इसमें बिखरी हुई संरचना है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं, गुणसूत्र जालिका। यही है जो मेन रोल निभाती है आपकी नई कोशिका के निर्माण में, या जो आपका मतलब जो है, जो मियोसिस और माइटोसिस होता है, जैसे कि आपके बच्चे जो लैंगिक जनन होता है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। इसी में पाया जाता है डीएनए, आपका डीएनए इसी के द्वारा ट्रांसफर होता है आपके बेबी में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका केंद्रिका है, इसे कहते हैं केंद्रिका, ठीक है। तो केंद्रिका क्या है और क्या करती है, आरएनए के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है। देखो, डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ठीक है। तो आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का फुल फॉर्म है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए का निर्माण क्या करती है, ये करती है। देखिए कैसे करती है, रोल क्या है। ये है एक तरीके से घर का मुखिया, ठीक है।
यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि हमारे घर के मुखिया होते हैं, घर में जो सामान चाहिए होता है वो एक चिट्ठी में लिख के दे देते हैं या एक पेज में लिख के देते हैं, बेटा बाजार चले जाना और ये वाला सामान ले आना। तो ये घर के मुखिया हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी या एक पेज लिखा जिसमें घर का सामान लिखा, उसे कहते हैं मैसेंजर RNA। ठीक है, मैसेंजर RNA कहते हैं उसको। मैसेंजर RNA का निर्माण किस में होता है? आपका न्यूक्लियोलस में होता है, यानी कि केंद्रिका में होता है। अब ये यहाँ से गया कहाँ? स्पोर के माध्यम से बाहर गया और मिला जाके कहाँ? राइबोसोम से। ठीक है, राइबोसोम से मिला जाके उसने क्या किया? इसको बदल दिया tRNA में, यानी बदल कर ये लेके गया कहाँ? सीधे कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य एक बाजार है, एक सब्जी मंडी है, या एक हर तरीके का मतलब बाजार है जिसमें परचून की दुकान भी है, सब्जी मंडी भी, सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। तो जो RNA है वो मैसेंजर RNA को लेके जाएगा दुकानदार के पास, यानी कि जो आपके बाजार में तरह तरीके के जो कोशिका द्रव्य फैला हुआ है उसमें लेके जाएगा, उसको उसका ट्रांसलेशन करेगा tRNA में, उसको बदल देगा। और आपको पता है इसमें कुछ कोड होते हैं ACTG, इसे अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल 20-22 प्रकार के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसमें मतलब जो है जो ट्रांसलेशन कर देता है वो उसका, तो कहता है ये चीज़ चाहिए हमको, धनिया चाहिए इतना, हमको ये चाहिए इतना। तो उसमें धनिया वगैरह तो नहीं चाहिए होगा, धनिया आलू आपको होगी कोशिका वो चाहिए होगा, वो नहीं चाहिए होता है। उसमें जो कोड होते हैं जैसे T फॉर थाइमीन है ना, G फॉर ग्वानीन, तो A फॉर एडनिन, इस तरीके से मतलब जो कोड्स उसमें लिखे होते हैं ACTG ऐसे करके कोड उसमें लगे होते हैं। तो उसे मिलाना होता है। ठीक है, जब वो आपस में मैच हो जाते हैं तो वो पूरा हो जाता है, यानी कि ये मैसेज जो है पूरा हो जाता है, यानी कि चीज़ सारी की सारी उसने खरीद ली और वो सीधे आ जाती है कहाँ? जो भी उसका संकेत होता है, निर्माण होता है, वो वापस यहाँ पर लौट आती है, तो यानी कि वापस अपने घर आ जाती है। तो इस तरीके से कोशिका का काम चलता है कि भाई कोशिका में क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है। इसके बाद होते हैं क्रोमेटिन धागे, इनका निर्माण DNA व प्रोटीन से होता है। ये एक आनुवंशिकी पदार्थ है। कोशिका विभाजन के समय ये जाल टूटकर कोशिकासूत्र में बदल जाते हैं। ठीक है, अगला है न्यूक्लियोपोर। ये केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है वो इन्हीं के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से भाई साइंस का ये चैप्टर पहला जो है कोशिका, आज साइंस का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो भाई देखिए, अगर वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, मैं तो खान सर को धन्य समझता हूँ कि वो इतना, भाई उनके पास इतना वो भी है, एक तरीके से कह लो तो उनके पास बहुत सारे संसाधन भी हैं। हमारे पास एक लिमिटेड संसाधन है, उसके द्वारा मैं आपको ये सब चीज़ें दे रहा हूँ। तो काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। तो भाई वीडियो को इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। तो जो भी देखिएगा, जो भी हमारे व्यूअर हैं, वो कम से कम एक लाइक और एक कमेंट अपनी तरफ से ज़रूर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।